इकरा की माँ ने हुमा और इकरा से मुखातिब होते हुए कहा, तुम दोनों काम कर रही हो या बस बातों में वक्त जाया कर रही हो? इतनी धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो वक्त पर कैसे काम खत्म कर पाओगी? हुमा ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, आप परेशान ना हो आंटी, सब कुछ वक्त पर हो जाएगा। आखिर इकरा को देखने वाले आ रहे हैं, मैं कोई कमी थोड़ी ना होने दूंगी। वो लोग यहाँ से खुश होकर ही जाएंगे और फिर हमारी इकरा इतनी खूबसूरत है, लड़के वाले तो इसे देखते ही पसंद कर लेंगे। आप देखना, आज इकरा का रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। हाँ बेटी, दुआ करो बस ऐसा ही हो। बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हैं बड़ी भी, बस किसी तरह बात बन जाए। तभी इकरा उन दोनों की बात में दखल देते हुए बोली, अम्मी बहुत जल्दी है आपको मुझे इस घर से निकालने की। और हुमा, तुम अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे अभी इस घर से कहीं नहीं जाना। हुमा ने उसे छेड़ते हुए कहा, रहने दो, बहाने मत बनाओ, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। इकरा शर्मा कर किचन से बाहर चली गई। हुमा भी उसके पीछे उसके कमरे में आ गई और बोली, आंटी बता रही हैं कि रियाज बहुत अमीर है, इतने बड़े घर की बहू बनोगी, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। वैसे रियाज भी कम खुश नसीब नहीं, चिराग लेकर ढूंढेंगे तो भी उनको तुम्हारे जैसी लड़की नहीं मिलेगी। इकरा ने कहा, मैं तो बस शाम होने का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक तो रियाज के बारे में सुना है, जरा देखूं तो वो दिखते कैसे हैं। बहुत बेताब हो रही हो उनसे मिलने के लिए? अच्छे ही दिखते होंगे, आखिर इतने पैसे वाले हैं। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं, लड़के वाले भी आ गए। रियाज के वालिदैन और इकरा के वालिदैन लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे हैं। तभी हुमा पानी लेकर आई और टेबल पर रख दिया। इकरा की अम्मी ने उन लोगों से उसका तारुफ कराते हुए कहा, ये हुमा है, मेरी बेटी की सहेली, ये मेरे लिए मेरी बेटी की तरह ही है। जाओ हुमा, इकरा को ले आओ। जी अभी लाती हूँ। ये कहकर हुमा इकरा के पास आई। इकरा उसे देखकर बोली, हुमा, तुमने देखा उन्हें, कैसे दिखते हैं वो? हुमा का उदास चेहरा देखकर वो बोली, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? हुमा ने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया, सच बताऊं तो तुम्हारा और रियाज का तो कोई मेल ही नहीं, तुम जितनी खूबसूरत हो वो उतना ही बदसूरत। हुमा की बात सुनकर इकरा का दिल टूट गया। जिस शख्स से मिलने का वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो ऐसा दिखता होगा उसने सोचा भी ना था। वो बोली, हुमा, मेरी हमेशा से बस एक ही तमन्ना थी कि मेरा शौहर बहुत खूबसूरत हो। तुम तो जानती हो मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तभी इकरा की माँ की बाहर से आवाज़ आई तो हुमा ने कहा, जल्दी चलो इकरा, आंटी बुला रही हैं। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी हुमा, मुझे नहीं मिलना उन लोगों से। ऐसा मत कहो इकरा, वो लोग तुम्हें देखने यहाँ आए हैं, तुम्हें उनसे मिलना ही पड़ेगा। ये कहते हुए हुमा इकरा का हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम में ले आई। इकरा को देखते ही रियाज के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इकरा बिना रियाज की तरफ देखे सोफे पर बैठ गई। रियाज की माँ ने इकरा की तारीफ करते हुए कहा, बड़ी बी ने ठीक ही कहा था, आपकी बेटी चांद की तरह खूबसूरत है। इकरा ने तिरछी नजरों से रियाज की तरफ देखा, वो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा है। इकरा ने उसकी तरफ घूरते हुए अपनी नजरें नीचे कर लीं। कुछ देर बाद रियाज की माँ ने कहा, तुम दोनों को कुछ बात करनी हो तो कर लो। लेकिन इकरा तो गुस्से से भरी बैठी है। उसने नहीं में सिर हिला दिया, क्योंकि रियाज से बात करना तो दूर, वो तो उसे देखना भी नहीं चाहती। उन लोगों के जाने के बाद इकरा का सारा गुस्सा अपनी माँ पर फूट पड़ा। ऐसे लड़के का रिश्ता लेकर आई बड़ी भी मेरे लिए? अरे क्या खराबी है लड़के में? वो कितना काला है अम्मी, और कद भी छोटा है, वो आपको मेरे लायक कैसे लगा? लड़के की कद काठी नहीं, उसकी हैसियत देखी जाती है। इकलौता लड़का है, पूरी मिल्कियत का अकेला वारिस है। उस घर की बहू बनकर सारी जिंदगी ऐश करोगी, ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं। ये कहकर इकरा अपने कमरे में आ गई। उसकी अम्मी वहाँ आईं और उसको समझाते हुए बोली, इकरा, तुम जानती हो बेटी, हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। सारी ज़िंदगी अपनी तमाम ख्वाहिशों के लिए समझौता करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ तुम्हें अपनी आने वाली ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल हो जो हम नहीं दे पाए। और फिर रियाज भी तो तुम्हें पसंद करता है, शौहर मोहब्बत करने वाला हो और पैसे वाला भी हो। इससे ज़्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए? हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया। इस शहर में जाना माना ख़ानदान है उनका। ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना।
ये कहकर वो उसके कमरे से बाहर चली गई। इकरा को सारी रात नींद नहीं आई। वो ये सोचकर परेशान रही कि ऐसे लड़के से शादी करेगी तो कहीं उसकी सहेलियां उसका मजाक ना बनाएं। कुछ दिन पहले ही उसकी एक सहेली की शादी हुई थी। वहाँ सारे रिश्तेदार दूल्हे की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इकरा ने सोचा था यही आलम उसकी शादी में भी होगा, जब लोग दूल्हे को देखकर उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगले दिन जब हुमा उसके घर आई तब इकरा ने उससे अपनी परेशानी जाहिर की। हुमा बोली, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी थी क्या, जो बड़ी भी इस लड़के का रिश्ता लेकर आ गई, और आंटी ऐसे रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? इकरा ने कहा, अम्मी का मानना है कि वो लोग अमीर हैं, इसलिए मैं वहाँ खुश रहूँगी, लेकिन वो ये नहीं समझती कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आखिर इंसान की ख्वाहिश भी कोई चीज़ होती है। मेरे ख्वाबों का शहजादा तो कोई और ही था जो मेरे तसव्वुर में था। रियाज उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं। हुमा ने कहा, सच कहूँ इकरा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस रिश्ते के लिए कभी राजी ना होती। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए फैसले लेने का। मैं तो जब भी शादी करूँगी अपनी पसंद के लड़के से ही करूँगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी अम्मी मुझ पर कभी भी ऐसे रिश्ते के लिए दबाव डालेंगी। इकरा को हुमा की बात समझ आ गई। उसने अपनी माँ से कहा, आप चाहती हैं मैं उनसे सिर्फ इसलिए शादी करूं क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं? मेरी पसंद और नापसंद कोई मायने नहीं रखती। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अपनी ख्वाहिशें हैं। मेरा शौहर कैसा हो ये फैसला करने का हक मुझे नहीं क्या? तुम्हें इतनी समझ ही नहीं कि तुम अपनी जिंदगी के लिए अच्छा या बुरा फैसला ले पाओ। तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया है। तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जो मुझे नजर आ रहा है वो शायद आप नहीं देख पा रही। वो लोग पैसे वाले हैं तो क्या मुझे खरीद लेंगे? मुझे दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं रही। मैं एक आम जिंदगी जीकर भी खुश रह सकती हूँ। आप क्यों नहीं समझती अम्मी? जब मैं उन्हें पसंद ही नहीं करती तो उनके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? मैं उनके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। हुमा भी बोल रही थी कि आपको दौलत के आगे मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही। वो गुस्से से बोली, अच्छा तो हुमा तुम्हें पट्टी पढ़ा रही है? मुझे तो लगता है वो चाहती ही नहीं कि तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हो। ऐसा कुछ नहीं, वो मेरी सहेली है, लेकिन आपसे ज्यादा वो मुझे समझती है। ये कहकर इकरा अपने कमरे में चली गई। जब माँ बाप के बहुत समझाने के बावजूद भी इकरा अपनी जिद पर अड़ी रही तो फिर उसकी माँ ने बड़ी बी को बुलाकर उनसे कहा कि वो लड़के वालों से मना कर दें। ये सुनकर बड़ी बी बोली, बुरा ना मानना बहन, लेकिन तुम्हारी लड़की का दिमाग तो 7वें आसमान पर है। वो तो लड़के वाले खूबसूरत लड़की चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता बता दिया, वरना तुम ही सोचो तुम्हारी और उनकी हैसियत में कितना फर्क है। लड़के की माँ ने कहा था उन्हें लड़की अच्छी चाहिए, बाकी उनकी कोई डिमांड नहीं थी। बस इसीलिए मुझे लगा कि इकरा से बेहतर और कौन होगी। तुम्हारी लड़की खूबसूरत तो है, लेकिन उसके नखरे भी बहुत हैं। भला ऐसे रिश्ते को भी कोई ठुकराता है? इकरा की माँ बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ बड़ी बी, लेकिन क्या करूँ, बेटी के आगे मजबूर हूँ। तुमने तो उसका भला ही सोचा, लेकिन वो खुद ही अपनी दुश्मन बनी बैठी है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद एक दिन बड़ी बी एक दूसरा रिश्ता लेकर आई। इकरा की अम्मी ने कहा, हम लोग आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। हमें यकीन था आप इकरा के लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ ही लेंगी। वो बोली, हाँ हाँ, इस बार तो इकरा ना कर ही नहीं पाएगी। लड़का बिल्कुल उसकी मर्जी के मुताबिक है। ये देखो उसका फोटो, है ना चांद जैसा चेहरा। इसका नाम हफीज है। हमारी इकरा और इसकी जोड़ी खूब जमेगी। इकरा की अम्मी ने फोटो देखते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन ये तो बताओ करता क्या है? प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, बहुत पैसे वाला तो नहीं, लेकिन इकरा उसके साथ खुश रहेगी। उसे जैसा शौहर चाहिए था ये वैसा ही है। हाँ ये बात भी है, मैं ये फोटो इकरा को दिखाती हूँ। ये कहकर वो इकरा के कमरे में आई। वहाँ इकरा और हुमा बैठकर बातें कर रही हैं। हुमा फोटो देखकर बोली, ये हुई ना बात, अब बड़ी भी सही रिश्ता लाई हैं। ये मेरे दूल्हा भाई बनने के लायक हैं। इकरा की अम्मी ने कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं बड़ी बी को बोलकर किसी दिन इन लोगों को दावत पर बुला लेती हूँ, फिर बाकी बातें भी हो जाएंगी। इकरा ने हाँ में सिर हिला दिया तो उसकी अम्मी कमरे से बाहर चली गईं। हुमा ने कहा, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा मिल गया। जब दोनों तरफ से रिश्ता मंजूर हो गया तो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इकरा भी बेताबी से उस दिन का इंतजार कर रही है।
जब हफीज़ की दुल्हन बनेगी वो बार बार उसका फ़ोटो देखती और अपनी किस्मत पर नाज करती। हफीज़ इंतहाई वजी शक्ल और मर्दाना वजाहत का खूबसूरत शाहकार है। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब वो दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। हफीज़ को पाकर उसकी मुराद पूरी हो गई। शादी के बाद कुछ महीने बहुत सुकून और खुशी के गुजरे, लेकिन जैसे जैसे इकरा पर जिम्मेदारियां आने लगी वो परेशान रहने लगी। हफीज़ घर में सबसे बड़ा है, उसके 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है और फिर माँ बाप। घर में इतने अफराद होने की वजह से घर छोटा ना होने के बावजूद भी छोटा होने का एहसास होता। हफीज़ के अब्बा की आमदनी भी कुछ खास नहीं है, इसलिए हफीज़ पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ है। हफीज़ इकरा का ख्याल तो रखता, लेकिन वो उसकी कुछ खास ज़रूरतें पूरी ना कर पाता। इकरा को हालात के साथ समझौता करना आता है, लेकिन कभी कभी उसे इस माहौल में घुटन महसूस होती। धीरे धीरे इकरा को इस घर की दीवारें तंग होती नजर आने लगीं। एक दिन हुमा का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसकी शादी पक्की हो गई। इकरा ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसे मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया जब हुमा ने ये बताया कि शादी कल है। ये क्या हुमा, कल बारात आ रही है और तुम मुझे आज बता रही हो? हुमा ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। सॉरी इकरा, दरअसल शादी की तैयारियों में बिजी थी। तुम तो जानती हो अम्मी अकेली हैं, उन पर सारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें इतला नहीं कर पाई। दूसरे दिन इकरा हुमा की शादी में जाने के लिए अपने कपड़ों की अलमारी खंगाल रही है। क्या करूं, क्या पहन कर जाऊं? एक भी सूट सही नहीं दिख रहा, सारे सूट पुराने हो गए। कब तक पहनूंगी मैं इनको? हफीज़ ने तो इतने महीनों में मुझे एक नया सूट भी लाकर नहीं दिया। उन्हें अपने भाई बहनों से फुर्सत मिले तब तो मेरी ज़रूरतें पूरी कर पाएं। कभी कभी सोचती हूँ अगर रियाज से शादी कर ली होती तो यूँ अपनी ख्वाहिशें मार के ना जीना पड़ता। भले ही उनकी शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन वो मुझे अच्छी ज़िंदगी ज़रूर देते। जब इकरा हुमा के घर आई तो उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आज बहुत निखार आया है तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हें देखकर दूल्हे मियाँ दिल को काबू में न रख पाएंगे। हुमा ने कहा, इकरा तुम यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारी शादी का। अच्छा अब मैं दूल्हे से मिलकर आती हूँ, ज़रा देखूँ तो कौन है वो खुशनसीब। ये कहकर इकरा कमरे से बाहर आई तो स्टेज पर रियाज को दूल्हे के लिबास में देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी समझ में नहीं आया। वो वापस हुमा के पास आई। हुमा, क्या तुम्हारी शादी रियाज से हो रही है? हुमा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। हाँ। इकरा सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। हुमा ने कहा, मुझे मालूम है इकरा, तुम्हारे जहन में इस वक्त कई सवाल हैं। तुम तो जानती हो इकरा, मेरे अब्बा की वफ़ात के बाद अम्मी ने अकेले मेरी परवरिश की। वो तो मेरी शादी का खर्च भी नहीं उठा पाती। मेरे लिए अच्छा रिश्ता मिलना कितना मुश्किल था। ऐसे में जब रियाज के घर से शादी का पैगाम आया तो मैं ना कैसे कर सकती थी। लेकिन तुम ही क्यों, रियाज को कोई और दूसरी लड़की भी मिल सकती थी। वो तुम ही से क्यों शादी करना चाहते थे? तुमने उनका रिश्ता ठुकराया था। हो सकता है वो तुम्हारी सहेली से शादी करके तुमसे इंतकाम लेना चाहते हो। वैसे मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं, मैं तो बस जिंदगी के मज़े लेना चाहती हूँ। बचपन से जो भी ख्वाहिशें दिल में दबा कर रखी थी अब वो सब पूरी करूँगी। अब मुझे वो सब मिलेगा जिसकी मैंने कभी तमन्ना की थी। इकरा ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, लेकिन तुमने तो कहा था अगर तुम मेरी जगह होती तो उनसे कभी शादी ना करती। हाँ, मैंने उनकी सूरत देखकर ऐसा कहा था, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। जब मैंने उनसे बात की तो मैं समझ गई कि वो एक अच्छे शौहर भी साबित होंगे, मुझे खुश रखेंगे। वो बहुत समझदार और ज़हीन हैं। और वैसे भी मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं थी कि मेरा शौहर खूबसूरत हो। मैं तो बस ये चाहती थी मुझे ऐसा शौहर मिले जो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। ऐसी ससुराल मिले जहाँ नौकर चाकर हों, और मेरी ये दुआ कबूल हो गई। हुमा बहुत खुश होकर इकरा को बता रही है, लेकिन इकरा सोच रही है कि जो गलती मैंने की वो हुमा ने नहीं की। अम्मी ने ठीक ही कहा था, मुझ में फ़ैसले लेने की समझ नहीं। हुमा ने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा। वो बहुत समझदार है और शायद चालाक भी, क्योंकि ये बात वो उस वक्त मुझे भी समझा सकती थी। हो सकता है वो खुद भी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी रियाज से हो। जो भी हो, गलती तो मुझसे ही हुई। जब किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तब हम शोर समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा वो एक फ़ैसला
जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अम्मी ने मुझे समझाया था कि ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए था, क्योंकि कुछ मिनट में ज़िंदगी तो नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में लिया हुआ फ़ैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।